आवाज़ सही आ रही है? हाँ, आप सभी का स्वागत है श्री गुरुमंच विद्या मंदिर के इस स्पेशल क्लास में। आज टाइम चल रहा है, बाहर घर से बाहर निकलते हैं तो हर जगह देखते हैं कि वोट फॉर इसके लिए, वोट फॉर कांग्रेस, वोट फॉर बीजेपी, चुनाव होते रहते हैं। हम क्या करते हैं, चुनाव में वोट देके आ जाते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस क्या होता है, चुनाव किस तरीके से संपन्न होते हैं, किस तरीके से शुरू होते हैं, ये जानकारी हमें शायद नहीं रहती है, या फिर बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी होती है कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। तो आज का जो ये स्पेशल क्लास आपके लिए ऑर्गेनाइज किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आपके लिए एक सामान्य सी समझ विकसित की जा सके। ये वीडियो लेक्चर पूरा देखने के बाद में आप इतना जरूर जान पाएंगे कि भारत में चुनाव प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। पूरा डिटेल में तो हम अध्ययन नहीं कर पाएंगे, किंतु थोड़ा बहुत ऊपर से हल्का फुल्का जो जानकारी या जो नॉलेज होगा वो आपको इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर मिलेगा। ये वीडियो मुख्य रूप से बनाया गया है आम जनता के लिए, ताकि हमारे आसपास जो आज का माहौल चल रहा है चुनाव का, उस चुनाव को हम समझ पाएँ। तो ज़्यादा समय नहीं लगाते हुए कुछ शुरू करते हैं। श्री गुरुमंच विद्या मंदिर का प्लेटफॉर्म है, तो हम शुरू करते हैं इलेक्शन प्रोसेस के बारे में। चुनाव, सबसे पहली बात आती है कि चुनाव करना जरूरी क्यों हो जाता है। पहले के ज़माने में पूरी दुनिया में ही राजतंत्र था। ये बात नहीं है कि राजतंत्र अच्छा नहीं था, किंतु कई बार ऐसे क्रूर आतताई शासक आ जाते थे जिनके कारण लोग परेशान रहते थे। कुछ अच्छे शासक भी हुए, कुछ बुरे शासक भी हुए। जब किसी बुरे शासक का राज आता था, तब जनता को वहाँ पर रहने के लिए, वहाँ पे जीवन यापन करना उनके लिए एक चुनौती हुआ करती थी, और वो चाहकर भी अपने उस शासक को, राजा को हटा नहीं सकते थे। समय का बदलाव हुआ, धीरे धीरे करके दुनिया की तमाम शक्तियों ने अपने देश में लोकतंत्र को अपनाया। लोकतंत्र में सभी लोग चुनाव करते हैं अपने उम्मीदवार का, और उनके अनुसार अपने शासक का चुनाव करते हैं, अपने विचार के अनुसार, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। वह हर एक निश्चित अंतराल के बाद में एक अपना नया लीडर चुन सकते हैं जो उस पूरे देश पे या पूरे राज्य पे शासन करता है। उसके लिए चुनाव बहुत ही ज़रूरी होता है। भारत में भी, भारत को जब आज़ादी मिली 1947 में, 1947 में, हमारे देश के निर्माताओं ने ये पहले ही ठान लिया था कि सबसे पहले हमारे भारत में जो मुख्य उद्देश्य होगा वो भारत में एक लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण करेंगे। लोकतांत्रिक मतलब सामान्य सी ये परिभाषा हम 5वीं क्लास या 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन, यानी लोगों के द्वारा जो शासन किया जाएगा, उन्हीं में से चुनाव किया जाएगा। वह लोकतंत्र की एक मूलभूत कड़ी है। तो भारत में उन्होंने इसी प्रकार से एक रूपरेखा बनाई और एक प्रक्रिया चालू की गई। अब सबसे पहली बात आती है कि भारत में जो चुनाव होते हैं, वो चुनाव करवाने की ताकत कहाँ से मिलती है। एक बात आप सभी लोग, आप मेरे सामने विद्यार्थी भी बैठे हैं, आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि जो चुनाव करवाए जाते हैं या भारत में कोई भी कार्य होता है, भारत में कोई भी कार्य होता है, उसकी अंतिम और सबसे पहली जो शक्ति प्राप्त होती है वह प्राप्त होती है भारत के संविधान से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। उस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लग गया था। हमारे बहुत सारे नीति निर्माताओं ने इकट्ठा होकर भारत दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार किया था। उस संविधान के अंतर्गत सारी छोटी से लेकर छोटी और बड़ी से लेकर बड़ी बातों का भी उल्लेख किया गया है। उसी संविधान में भाग 15
भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग का निर्माण कैसे होगा, इसमें कितने सदस्य होंगे, ये किस प्रकार से कार्य करेगा, भारत में चुनाव किस प्रकार से करवाएगा, ये सारे का सारा जो वर्णन है, जो प्रारंभिक तौर पर हमें भारत में चुनाव करने की शक्ति प्रदान करता है, वह मिलता है इन अनुच्छेद से, संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक, जिसमें स्पष्ट शब्दों में लिख रखा है कि भारत में चुनाव करवाने के लिए एक संवैधानिक संस्था भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। अब इसमें सदस्य कितने होंगे वो सरकार समय के साथ बदल सकती है कि इस आयोग के अंदर सदस्य कितने होंगे, ठीक है। उसके बाद में सबसे बड़ी एक बात आती है कि भारतीय निर्वाचन आयोग कौन कौन से चुनाव करवाता है। यहाँ पर हमारे कई कंफ्यूजन होती है माइंड में कि कौन सा चुनाव कौन सा आयोग करवाता है। जैसे ये एक भारतीय चुनाव आयोग है, भारतीय निर्वाचन आयोग है। इसी प्रकार से भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयोग भी है। जैसे राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग अलग है, और ये जो भारतीय निर्वाचन आयोग है या भारत चुनाव आयोग है, ये पूरे भारत का है। तो सबसे पहली बात ये आती है कि भारतीय निर्वाचन आयोग कौन कौन से चुनाव करवाता है। इनमें जो चुनावों में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव आते हैं वो आते हैं इनमें से 1 नंबर लोकसभा के चुनाव, जिसे हम सामान्य बोलचाल में कहते हैं, जिन्हें हम चुनाव करते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के चुनाव। जैसे हमारे क्षेत्र में बाड़मेर और जैसलमेर का एक एमपी होता है, और वर्तमान में हमारे एमपी को कौन है आपको अगर पता होगा तो श्रीमान कैलाश चौधरी, वो हमारे एमपी है। जब ये चुनाव होते हैं तो जैसलमेर और बाड़मेर की जनता मिलकर एक अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, ठीक है। तो ये चुनाव जो होते हैं ये भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। दूसरे होते हैं विधानसभा के चुनाव। विधानसभा चुनाव के द्वारा सभी आम जनता अपना एमएलए चुनती है। कई बार तो नेताओं को पूछा जाता है कि एमएलए का पूरा नाम क्या है, उनके मुंह से सीधा निकल जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा सदस्य। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी होता है। तो कई बार उन्हें भी जानकारी नहीं होती है कि वो चुनाव किसका लड़ रहे हैं, ठीक है, एमएलए करके चुनाव लड़ लेते हैं। तो इनकी ये फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एमएलए का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये जो मुख्य चुनाव हैं जो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं, जिनमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी रहती है। जनता खुद जो 18 साल से ऊपर है वे डायरेक्ट वोट करते हैं, प्रत्यक्ष। इसके अलावा कुछ अप्रत्यक्ष चुनाव भी भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, लेकिन कोई भी आम जनता या साधारण जनता इसमें भाग नहीं देती, चुनाव वोट नहीं करती है। हम जिन प्रतिनिधियों को चुनते हैं वही आगे जाकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो एक तरह से ये अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। ये ऊपर वाले दोनों प्रत्यक्ष चुनाव, और ये नीचे वाले जो होते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। इसमें एक और आता है राज्यसभा के चुनाव। इन दोनों चुनावों में जनता कभी भी प्रत्यक्ष वोट नहीं करती है। केवल जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, ये लोग मिलकर इनका चुनाव करते हैं। तो इनका चुनाव तो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है, और इनका चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट वोट दे रहे हैं, चुन रहे हैं। जैसे हमारे सिवाना के वर्तमान जो विधायक है, विधानसभा सदस्य हैं, वो है श्रीमान हमीर सिंह जी भायल।
तो उनको जनता ने डायरेक्ट वोट दिया है, प्रत्यक्ष चुनाव किया गया है। जबकि हमारे जो राष्ट्रपति है वर्तमान में, इनका चुनाव हमने डायरेक्ट नहीं दिया है, हमने जो जनप्रतिनिधि चुने हैं, जैसे हमारे सिवाना से अमीर सिंह जी भायल और लोकसभा सदस्य कैलाश जी चौधरी, इन लोगों ने वापस राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी ली है, इन लोगों ने हमारे राष्ट्रपति चुना है। तो इसलिए कहते हैं कि इनका चुनाव जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, क्योंकि हमने जिनको चुना है वो ही आगे जाकर हमारे राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ये चुनाव है मुख्य रूप से जो करवाए जाते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो एक बात हमारे मन में और खटकती है कि सर, जो सरपंचों के चुनाव होते हैं, वार्ड पंचों के चुनाव होते हैं, प्रधान के चुनाव होते हैं, ये चुनाव कौन करवाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो पंचायती राज के या नगरीय निकाय के जो चुनाव होते हैं, जहाँ पर पार्षद वगैरह भी चुने जाते हैं, मेयर चुने जाते हैं, तो ये जो चुनाव है ये भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं करवाए जाते हैं। इनका चुनाव करने के लिए हर एक राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। राजस्थान का है राजस्थान निर्वाचन आयोग, इसी प्रकार से गुजरात का निर्वाचन आयोग अलग है। ये राज्य के जो निर्वाचन आयोग होते हैं वे लोग ये सरपंचों के, प्रधान के, वार्ड पंचों के चुनाव करवाते हैं। वर्तमान में जो चर्चा चल रही है मार्केट में वो है विधानसभा चुनाव की, हमारे राजस्थान में विधानसभा चुनाव। अब इसके बारे में आज हम एक पूरी जानकारी इकट्ठा करेंगे कि ये चुनाव किस प्रकार से किए जाते हैं, इनकी शुरुआत कैसे होती है, इनके बारे में हम चीज़ें समझेंगे। एक चीज़ तो हम समझ चुके हैं कि भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कैसे होता है, संविधान के द्वारा शक्ति मिलती है, और ध्यान रखना इनके सदस्य होते हैं। अब कोई भी निकाय है, कोई भी संस्था है, भले ही चुनाव आयोग है, उसको चलाने वाले तो इंसान होंगे। अब वो इंसान कौन होंगे, इनका निर्धारण करती है, उनका चुनाव करती है हमारी सरकार के द्वारा एक समूह बनाया जाता है, ठीक है ना। एक कमेटी, एक समिति का गठन किया जाता है जिसमें कुछ लोग होते हैं सरकार के, जैसे मान लीजिए जैसे वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, और विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है या और भी दल हैं कई सारे। तो अब चुनाव कौन करवाएगा इसका निर्धारण करते हैं जो हमारे ये सरकार चलाने वाले जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी है, इनके खास गृह मंत्री, विपक्ष के नेता, ये सब मिलकर भारतीय चुनाव आयोग के सदस्यों को नियुक्त करते हैं, उनका चुनाव करते हैं आपस में मिलजुल कर, ठीक है। तो ये जैसे कि एक हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय चुनाव आयोग की एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें आप देख सकते हो, यहाँ पर ये 3 फोटो दे रखे हैं। पहला फोटो दे रखा है श्री राजीव कुमार, ये वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। कौन है ये? मुख्य चुनाव आयुक्त। जो भी चुनाव संबंधी गतिविधियां हो रही है उन सब गतिविधियों को शुरुआत करने वाले जो सबसे ऊपर के जो व्यक्ति हैं वो है श्री राजीव कुमार। सारे जो चुनाव की जो शुरुआत होती है इनके ऑर्डर से होती है, ये ऑर्डर जारी करते हैं कि ये चुनाव होंगे, ठीक है। और इनकी सहायता करने के लिए 2 सदस्य और हैं। एक का नाम है वर्तमान में श्री अनूप चंद्र पांडे और दूसरों का नाम है अरुण गोयल। ये इन्हें कहा जाता है इलेक्शन कमिश्नर या चुनाव आयुक्त। तो वर्तमान में जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पर भारतीय निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य हैं, उनमें से एक तो अध्यक्ष है और 2 इनके सदस्य हैं। जो मुखिया होता है उसे कहा जाता है मुख्य चुनाव आयुक्त, और जो 2 इनके साथी होते हैं इनको कहा जाता है चुनाव आयुक्त। ये तीनों मिलकर आपसी सहमति से सभी चीजें देखकर चुनावों की घोषणा करते हैं और चुनावों की रूपरेखा तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये एक सामान्य
और इनकी नियुक्ति की जाती है हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं, जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विपक्ष के नेता, इन सभी के मिलीजुली एक समिति होती है। वो समिति निर्धारित करती है कि कौन बनेंगे चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त। इसके बाद में सबसे पहले एक चीज आती है, कहीं पर भी चुनाव होते हैं तो भारत में सबसे पहले जो काम किया गया था चुनाव करवाने से पहले, वह काम किया गया था डिलिमिटेशन का, जिसे हिंदी में कहा जाता है परिसीमन का। इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है कि ये क्या होते हैं परिसीमन। अब जब चुनाव करवाने की बात आई कि चुनाव करवाए जाएंगे, तो सबसे बड़ी बात यही थी कि कौन सा व्यक्ति किसे वोट देगा। यानी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे कोई गांव में रह रहा है तो ये कैसे डिसाइड होगा। जैसे गांव में, जैसे मान लो समदड़ी है, समदड़ी सिवाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, लेकिन उसके बॉर्डर पे एक कोई गांव है जो जोधपुर की सीमा पर भी पड़ता है और जो हमारी बालोतरा की सीमा पर भी पड़ता है। अब वो उस गांव वाले व्यक्ति किसको वोट देंगे, यानी सिवाना के एमएलए को वोट देंगे या फिर जोधपुर के किसी क्षेत्र के एमएलए को वोट देंगे। तो इसका निर्धारण करने के लिए परिसीमन किया जाता है। ये परिसीमन भी भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। परिसीमन एक सामान्य शब्दों में समझो कि जिस प्रकार से हमारे राजस्थान के अंदर जिलों का बंटवारा किया गया, जिले हैं अलग, वैसे चुनाव आयोग अपने अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार पूरे राजस्थान के राजस्थान को अलग अलग भागों में बांटता है। जैसे मान लो वर्तमान में राजस्थान में कितने विधानसभा की सीटें हैं? 200। यानी राजस्थान में कुल कितने एमएलए हैं? 200। अब चुनाव आयोग क्या करेगा? राजस्थान को 200 भागों में बांटेगा। कितने भागों में बांटेगा? 200। और कोशिश ये होगी कि सभी 200 क्षेत्रों में लगभग जनसंख्या बराबर हो, जनसंख्या या जो वोटर होते हैं वो बराबर हो। ऐसा नहीं हो कि मान लो कहीं पर तो वोटर हो गए 10 लाख, जैसे मान लो जयपुर में किसी जगह पर वोट हो रहे हैं तो वहां पर मान लो एक जगह तो 10 लाख और किसी छोटे से विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं तो वहां पर वोटर हो सिर्फ 50,000। इतना अंतर कभी नहीं होगा। लगभग सामान्यतः ये कोशिश की जाती है कि सभी जो विधानसभा क्षेत्र हैं इन सभी में वोटर्स की जो संख्या हो वो बराबर हो। संख्या कैसी हो? बराबर हो। ये कोशिश मुख्य रूप से की जाती है। वर्तमान में जो ये जनसंख्या का रेशियो चल रहा है, जो अनुपात चल रहा है, लगभग ये देखा जाता है कि वर्तमान में एक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 2.5 लाख से 3 लाख वोटर होते हैं। 2,50,000 के आसपास हो सकता है, कहीं पर 20-30 हजार ज्यादा भी हो सकता है कहीं पर 20-30 हजार कम भी हो, लेकिन सामान्य इसके अनुसार बंटे हुए हैं कि हर एक विधानसभा में वोटर कितने हो? लगभग 2.5 लाख। तो हमारे जैसे बाड़मेर और बालोतरा और जैसलमेर जिले जहाँ पर लोग बहुत ही कम हैं, लोग बिखरे हुए रहते हैं ढाणियों के अंदर, ठीक है ना, तो हमारे यहाँ के जो विधानसभा क्षेत्र है ये विधानसभा क्षेत्र बड़े हैं। जैसे कि एक जिले के अंदर ही 7 विधानसभा क्षेत्र है, पूरे जिले के अंदर, पूरे जिले के अंदर 7। और जैसलमेर तो कहते हैं कि पूरे भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र। जैसलमेर हो गया, ये शिव हो गए, ये भारत के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक आते हैं, ठीक है। तो परिसीमन किया जाता है, अलग अलग सीटों में बांटा जाता है कि इस गांव वाला व्यक्ति यहाँ पे वोट करेगा, इस गांव वाला व्यक्ति यहाँ पे वोट करेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि आप सिवाना उपखंड में आते हो या फिर समदड़ी उपखंड में आते हो और आपका वोट सिवाना में लगे। हो सकता है कि आपका गांव किसी बॉर्डर पे आ रखा है तो जनसंख्या का हिसाब बराबर करने के लिए आपको दूसरे किसी क्षेत्र के एमएलए को वोट देना पड़े, हो सकता है ऐसा, ठीक है ना। तो ऐसी कोशिश नहीं की जाती है, लेकिन जनसंख्या बराबर करने के लिए ऐसा हो भी सकता है। जैसे सामान्यतः एक बात करें तो कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा होगा सरपंचों के चुनाव, सरपंचों के चुनाव में जो परिसीमन किया जाता है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। तो जैसे ये पादड़ी क्षेत्र है, पादड़ी क्षेत्र जो सरपंचों का वोट होते थे, पादड़ी क्षेत्र में जो सरपंचों के वोट होते थे उसमें
छोटी हिंगलाज वाले भी वोट देते थे पहले। कौन? छोटे हिंगलाज वाले। लेकिन समय जैसे ही बदला, वापस परिसीमन हुआ, जनसंख्या का हिसाब किताब बराबर करने के लिए छोटी हिंगलाज और हिंगलाज वालों को वापस किसमें सम्मिलित कर दिया? गुड़ा नाल वाले के अंतर्गत। तो हो सकता है आपका अगर गांव बॉर्डर पे हो तो आपको कभी इधर या इधर प्रतिस्थापित कर सकते हैं वोटर्स को, तो ये बात ध्यान रखना। ये सब इसीलिए किया जाता है ताकि परिसीमन यानी जो वोटर्स की संख्या हो वो हर एक विधानसभा क्षेत्र में या जो भी वोटिंग वाला क्षेत्र होता है उसमें बराबर होनी चाहिए। तो ये परिसीमन होता है। जब राजस्थान में जो पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे वो हुए थे सन 1952 में। उस समय भारत में विधानसभा में जो सीटें थी विधानसभा की, वो सीटें थी 160, ठीक है ना, 160 सीटें थी। और आगे करते करते जैसे जरूरत हुई उस प्रकार से आगे चलते हुए वर्तमान में जो विधानसभा की सीटें हैं वो सीटें हैं 200, और ये 200 सीटें हो गई थी सन 1977 के चुनाव में। उस समय भी 200 सीटें थी, आज भी 200 सीटें हैं। और ऐसा भी एक प्रावधान लिखा गया है संविधान में कि 2026 में वापस सीटों का परिसीमन किया जाएगा। तब हो सकता है कुछ सीटें ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना, वो जब जैसी भी स्थिति होगी उस अनुसार से देखा जाएगा। हो सकता है कि संख्या बढ़ जाए, लेकिन 2026 से पहले जो अभी 2023 में चुनाव हो रहे हैं इसमें तो संख्या यही रहेगी। हो सकता है जो अगला चुनाव हो उसमें संख्या बदल जाए, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि बदल जाए। तो वर्तमान में सीटें कितनी हैं? 200 सीटें। राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है? 200। राजस्थान से कितने एमएलए बनेंगे? 200 एमएलए बनेंगे। ये देख लो, एक राजस्थान का मैप बन रखा है। राजस्थान को इस तरीके से 200 भागों में बांटा गया है। ये पूरा, ये विधानसभा क्षेत्र की हर एक की संख्या होती है कि विधानसभा क्षेत्र संख्या 1, क्षेत्र संख्या 2। उसी प्रकार से जो हमारा सिवाना है, ये देखो यहाँ पर हमारा सिवाना का विधानसभा क्षेत्र संख्या है 138। तो ये रहा सिवाना का नक्शा पूरा। यहाँ पे ये जिलों के नक्शा नहीं है, ये विधानसभा क्षेत्र का नक्शा है पूरा। और आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो कि राजस्थान का सबसे बड़ा जो विधानसभा क्षेत्र है वो है जैसलमेर, 132 नंबर। सिर्फ राजस्थान का ही नहीं, भारत का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र, ध्यान रखना ये। और जब आप इस तरफ जाते हो तो यहाँ पर देख लो विधानसभा क्षेत्र छोटे छोटे हैं, छोटे भले ही हैं लेकिन इनमें जनसंख्या उतनी ही है जितने कि इस बड़े क्षेत्र में है। थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, ठीक है ना। अब इससे एक बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैसे ही राजस्थान में पूर्व दिशा की ओर जाते हैं तो वहाँ पे लोगों की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। इस कारण वहाँ के विधानसभा क्षेत्र छोटे छोटे हैं। तो ये एक नक्शा है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारा विधानसभा क्षेत्र 138 सिवाना। इस बार काफ़ी रोचक मुकाबले हो रहे हैं सब जगह पर। अगला, अब जो भारतीय निर्वाचन आयोग होता है सीटों का निर्धारण करने के बाद में एक अधिसूचना जारी करता है, एक लेटर जारी करता है, एक पत्र जारी करता है, और उस पत्र के द्वारा प्रत्येक राज्य में सीटों का निर्धारण तो हो ही चुका है। उसके बाद में चुनावों की तिथि की घोषणा की जाती है कि किस राज्य में कब चुनाव होंगे। तो डेट ऑफ नोटिफिकेशन, सबसे पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि कौन सा चुनाव कब करवाया जाएगा, तारीख क्या होगी। तो अभी जो चुनाव हो रहे हैं वर्तमान में, उसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो किया गया था 30 अक्टूबर को। उसके बाद में डेट दी जाती है, उसमें सब चीज़ें लिख रखी होती है पूरी, और जैसे ही ये सब चीज़ें उसमें लिखी हुई होती है तो उसमें सब चीज़ें लिख रखी होती है कि कौन कौन से व्यक्ति उम्मीदवार फॉर्म भर सकते हैं उम्मीदवारी के लिए, कौन नहीं भर सकते हैं, भरने की तिथि शुरू कब होगी, प्रक्रिया क्या रहेगी, फॉर्म कहाँ भरने हैं, फॉर्म कैसे प्राप्त करने हैं, शुल्क कितना होगा, फीस कितनी होगी, ये सारी जानकारियाँ इस नोटिफिकेशन में लिख रखी होती है। और हमारे यहाँ पर 1 नवंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए थे।
ठीक है। और फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया चली वो चली 6 नवंबर तक, 1 नवंबर से 6 नवंबर तक। जिस व्यक्ति को जो काबिल है, काबिल होने की सबसे पहली शर्त तो यही होती है, अगर किसी को विधानसभा का चुनाव लड़ना है, एमएलए का चुनाव लड़ना है, तो उसकी न्यूनतम आयु कम से कम उम्र 25 साल की होनी चाहिए। अगर उस व्यक्ति की 25 साल उम्र नहीं हो गई है तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। क्लियर? और अधिकतम उम्र कोई सीमा नहीं है, भले 100 साल का आदमी चुनाव लड़ सकता है, छूट है उसको। कम से कम उम्र होनी चाहिए 25 साल। तो 1 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक तो भरे गए फॉर्म, जो भी फॉर्म भरना चाहता है फॉर्म भरो, और कोई भी भर सकता है, किसी को मनाही नहीं है। उसके बाद में 7 नवंबर तक, यानी जस्ट अगले दिन, स्क्रूटनी की जाती है, स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन। स्क्रूटनी का मतलब होता है छंटनी, यानी लोगों ने फॉर्म तो भर दिए, ठीक है ना, भले 10 जनों ने 20 जनों ने फॉर्म भर दिए, अब वो फॉर्म सही भरे या उसमें झूठ लिखा है, तो आयोग वाले ये जांच करते हैं कि फॉर्म सही भरा है या गलत भरा है। जिसने फॉर्म में गलत जानकारी भरी होती है उसका फॉर्म खारिज कर देते हैं कि आपने गलत जानकारी दी है, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। और उसके बाद में जो एकदम सही आवेदन होते हैं, एकदम सही फॉर्म भरे हुए होते हैं, उनकी लिस्ट 7 तारीख की शाम को ही जारी कर दी जाती है कि ये एकदम सही फॉर्म भरे गए हैं। उसके बाद में 2 दिन का अवसर और दिया जाता है। यदि कोई उम्मीदवार जिसने फॉर्म भर दिया, सब ओके है, चुनाव लड़ने के लिए काबिल है और उसने फॉर्म भी भर दिया है, 2 दिन का समय दिया जाता है कि यदि कोई अपना फॉर्म वापस लेना चाहे, किसी का मन बदल गया हो, किसी ने किसी को समर्थन दे दिया हो, तो अपना फॉर्म अगर वापस लेना चाहे, अगर मना कर दे कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, ठीक है ना, तो वो 9 नवंबर तक अपना फॉर्म वापस ले सकता था। ठीक है, अगर कोई किसी को समर्थन दे दे तो वो 9 नवंबर तक अपना फॉर्म वापस ले सकता था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। 9 नवंबर की शाम को जिन जिन लोगों ने चुनाव में भाग लिया है उन सभी के नाम और उन्हें एक सिंबल आवंटित किया जाता है। क्या आवंटित किया जाता है? सिंबल, चुनाव चिन्ह। अगर कोई पार्टी से चुनाव लड़ रहा है तो उसे पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया जाएगा, नहीं तो किसी को अलग अलग दिया जाएगा। जैसे कोई कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहा है तो उसका चुनाव चिन्ह दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा? हाथ। अगर कोई भाजपा पार्टी से चुनाव लड़ रहा है उसका चुनाव चिन्ह दिया जाएगा कमल। अगर कोई निर्दलीय लड़ रहा है, किसी भी पार्टी में नहीं है, ठीक है ना, तो उसे चुनाव आयोग अपने अनुसार जो भी चुनाव सिंबल, चुनाव चिन्ह अवेलेबल होते हैं उसके अनुसार उन्हें वितरण कर देता है। जैसे निर्दलीय में हमारे यहाँ पर एक चर्चा और चल रही है कि सुनील जी परिहार भी खड़े हुए हैं, तो उन्हें कौन सा चुनाव चिन्ह दिया गया है? ब्रश। ठीक है ना। इसी प्रकार से जैसे बसपा बहुजन समाज पार्टी है, उनका चुनाव चिन्ह क्या है पता है किसी को? हाथी। इसी प्रकार से हमारे राजस्थान में एक तीसरी पार्टी और उभरने की कोशिश कर रही है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, रालोपा, RLP। उसका चुनाव चिन्ह क्या है? बोतल। तो हर एक पार्टी का अलग अलग चुनाव चिन्ह होता है। अगर पार्टी से चुनाव लड़ रहा है कोई व्यक्ति तो उसे पार्टी का सिंबल मिलेगा, नहीं तो फिर जो भी अवेलेबल होगा वो उसको मिल जाएगा। ठीक है ना। चुनाव लड़ने के लिए कोई ऐसा जरूरी बात नहीं है कि पार्टी टिकट दे तो ही लड़ा जाएगा, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है। निर्दलीय पे चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये हमारा इस वीडियो का पहला भाग था। अब 2 मिनट का ब्रेक लेने के बाद में हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे और आगे की जानकारी इसमें प्राप्त